एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हो गया, ध्यान से देखिएगा, मजेदार टॉपिक है और आज से सही पूछो तो वेक्टर आज ही से शुरू हो रहा है हम लोगों का, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक ना, अब समझना, बोर्ड पे देखें सभी लोग, ध्यान दे बोर्ड पे। एडिशन ऑफ वेक्टर में ना आपको तीन चीजें पढ़ाई जाएंगी, तीन थे लॉ। जैसे तुम लोग जब डेफिनेशन लिख रहे थे तो वो बोल रहे थे ना कि वेक्टर्स वो होते हैं जो कि जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन और वेक्टर के नियमों का पालन करे, दे मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉज। तो वो जो बार बार बोल रहे थे ना, दे मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉज, दे मस्ट, वही वाला लॉ अब हम लोग को पढ़ना है। तो तीन लॉ बेसिकली अभी तीन पढ़ने हैं आपको। ठीक ना, कौन कौन से? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। कौन कौन सा? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तीन थे लॉ डिस्कस करने हम लोगों को, और ये तीन के तीनों वेक्टर एडिशन से लेना देना है। किससे लेना देना है? वेक्टर एडिशन से। अभी जब हम लोग देखेंगे ना तो सब्ट्रैक्शन भी थोड़ा हल्का सा पड़ता है हम लोग। ठीक ना, बस अभी ऑर्डर उल्टा उल्टा करके बताऊंगा, समझ जाएगा तुम सब। आज एडिशन पे पहले फोकस करते हैं। ठीक ना, तो वेक्टर एडिशन में तीन चीजें पढ़नी है हम लोगों को। पहला क्या पढ़ना है? ट्राइंगल लॉ, दूसरा पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा पढ़ना है पॉलीगॉन लॉ। कौन सा पढ़ना है? पॉलीगॉन लॉ। ठीक ना, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले बोर्ड पे देखते रहिए, अभी सारा का सारा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ, कौन कौन सा? ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ, ये दो वेक्टर के एडिशन के लिए होता है। कितने के लिए होता है? टू वेक्टर एडिशन के लिए। टू वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए, दोनों ही। कौन कौन से? ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों ही कितनों के लिए लागू होते हैं? दो वेक्टर के एडिशन के लिए लगते हैं। ठीक ना, लेकिन जो पॉलीगॉन लॉ होता है, कौन सा? पॉलीगॉन लॉ। ठीक ना, ये दो के लिए भी लगा सकते हैं, तीन के लिए भी लगा सकते हैं, चार के लिए भी लगा सकते हैं, 10 के लिए भी लगा सकते हैं, कितनों के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक ना, अब इन सभी का नाम ना इनके फिगर के कारण बन के आएगा। किसके कारण? इनका भी जब फिगर बनाना शुरू करेंगे ना, तो जो फिगर निकल के आएगा एडिशन के दौरान, उसी फिगर को देखते हुए हम लोग क्या नाम रख दिए? लॉ का नाम रख दिए कि ट्राइंगल लॉ, यानी जब दो वेक्टर का एडिशन करूंगा तो कैसा फोटो निकल के आएगा? क्या होगा? ट्राइंगल जैसा। जब दो वेक्टर का एडिशन करता हूंगा तो कैसा फोटो या फिगर कैसा बनता होगा? पैरेललोग्राम जैसा। तो बोल दिए पैरेललोग्राम लॉ। तो लॉ का नाम किसके बेसिस पे पड़ा है? फिगर। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो फाइनल फिगर बन रहा है हमारे वेक्टर एडिशन को देखते हुए, ठीक ना, उस फिगर के बेसिस पे हमने बोल दिया कि ये लॉ है। ठीक, तो पहली बात तो ये क्लियर रखिएगा कि ये दो वेक्टर्स पे, और ये मल्टी वेक्टर भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो मोर देन टू वेक्टर्स के लिए। किसके लिए? मोर देन टू वेक्टर्स, क्योंकि दो वेक्टर के लिए तो दो नियम पहले से ही हम लोगों के पास। दो वेक्टर से अगर ज्यादा ऐड करना हो, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ होगा, या तो a प्लस बी वेक्टर, या तो c प्लस डी वेक्टर, या तो d प्लस बी वेक्टर, मतलब कभी भी ऐड होंगे तो दो ही ऐड होंगे। ठीक ना, और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी सबको एक साथ ऐड करने का सीखेंगे हम लोग। ठीक ना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सीखना? ट्राइंगल लॉ। कौन सा लॉ? इसका भी लेना देना इन्हीं से है, इनका भी लेना देना इन्हीं से। तो माई बाप तो ट्राइंगल लॉ ही है। कौन है? ट्राइंगल लॉ। ठीक ना, अब क्या होता है ट्राइंगल लॉ? तो ट्राइंगल लॉ में भी हम लोग को दो तरीके से पढ़ना है। पहला पिक्टोरियल मेथड या ग्राफिकल मेथड, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड। कौन कौन सा? एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड। अब समझना, अब बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता है कि आज तक एडिशन तो करते आए ही थे, बचपन से आज तक 10वीं तक तो एडिशन सीखा ही था, यहाँ पे एडिशन अलग तरीके से क्यों हो गया? आज तक आपने जितना वेक्टर ऐड करा, जितने क्वांटिटीज को ऐड करा, सारी की सारी मैथमेटिक्स में स्केलर थे। वो क्या थे? आपने आज तक कभी वेक्टर का एडिशन नहीं सीखा, वेक्टर को आपको जोड़ने की अभी तक आवश्यकता ही नहीं थी, तो इसलिए आपको वेक्टर अलजेब्रा के बारे में ज्ञान नहीं है। ठीक ना, आपको वो जनरल वाला जो पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, वो वाला एडिशन आपको आता है। 2 प्लस 4 बराबर 6, 8 प्लस 2 बराबर 10, वो सिंपल एडिशन थे। ठीक ना, जैसे कि मान ले मैंने बोल दिया 8 किलो, 2 किलो, 12 किलो, इसको ऐड करके तुम बोल सकता है कितना हो जाएगा? ये 22 केजी। ठीक ना, क्योंकि ये क्या है? स्केलर। भैया मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर। कैसी क्वांटिटी? स्केलर। लेकिन डाउट होता है, दिक्कत तब आती है जब आपको ऐसा ऐड करना हो। ध्यान से देखना, मैं कुछ सेम रिजल्ट लिख रहा हूं। 8 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 2 न्यूटन ड्यू वेस्ट, 12 न्यूटन ड्यू साउथ, 12 न्यूटन ड्यू साउथ। इसको मैं लिख के ये नहीं बोल सकता कि हाँ भैया ये 22 न्यूटन है। कभी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आपका यहाँ पे आंसर 22 न्यूटन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिशा भी साथ साथ चलने वाली है। अरे बोलो, क्योंकि दिशा आ जाती है इसीलिए हम लोग इनका सिंपल एडिशन नहीं करते। हम लोग को इसका कैसा एडिशन करना पड़ता है? वेक्टर एडिशन, क्योंकि इनमें दिशा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब समझना,
दो प्रकार के आपको पढ़ने हैं ट्रायंगल लॉ में भी। कितने प्रकार से पढ़ने हैं ट्रायंगल लॉ को? दो प्रकार से। ट्रायंगल लॉ पहला है ग्राफिकल या पिक्टोरियल मेथड, ग्राफिकल और पिक्टोरियल मेथड, और दूसरा है हम लोगों का एनालिटिकल या मैथमेटिकल, एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड। कौन सा मेथड? मैथमेटिकल मेथड, ठीक ना। अब समझना, ग्राफिकल बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ग्राफिकल से ही निकलता है। किससे निकलता है? ग्राफिकल से निकलता है। अब जैसे ना हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलते थे कि ये यहाँ पे क्या आ रहा है? फाइनल रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? फाइनल रिजल्ट इतना आ रहा है। हम लोग यहाँ पे रिजल्ट ना बोल के क्या बोलेंगे? वेक्टर का एडिशन रिजल्टेंट के रूप में पूछेंगे। जैसे मैंने बोलूंगा कि a प्लस बी का रिजल्टेंट बताइए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का क्या बताइए? रिजल्टेंट बताइए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपको दो वेक्टर ऐड करने पे जो नई चीज निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे? और रिजल्टेंट हमेशा याद रखिएगा किसका निकलेगा? वेक्टर का। किसका निकलेगा? वेक्टर्स का, ठीक ना। वेक्टर्स का एडिशन करें, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करें, तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग रिजल्टेंट के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? रिजल्टेंट के रूप में देखते हैं। क्योंकि ध्यान से समझना, आज तक आपकी जो ज्ञान थे उस पुराने ज्ञान के अकॉर्डिंग, यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, मैं रैंडम लिख रहा हूं, ठीक ना। 3 + 7 = 10 होता था। कितना होता था? 10 होता था, ठीक ना। ये स्केलर में होता था। किसमें होता था? वेक्टर में। कुछ होगा, कोई दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है। अब ये 10 भी हो सकता है और साथ ही साथ अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। ये 10 भी हो सकता है और कितना हो सकता है? 4 भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 4 भी हो सकता है। बीच में कभी कुछ हो सकता है। सुनना बहुत मजेदार बात है, ठीक ना। जैसे ऐसे देख, इसके अभी बताते हैं तुम स्केलर में ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? लेकिन अगर यही दोनों वेक्टर हो गए, क्या हो गए? वेक्टर, तो इनका सम 10 भी हो सकता है, इनका सम 4 भी हो सकता है, इनका सम 10 और 4 के बीच में भी कुछ हो सकता है। कैसे सर? ये क्या कह रहा है? पच नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा सुन के। यहां देखिए, मान ले मैंने बोला कि एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक ना। और इसके ऊपर इधर की तरफ 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने का लग रहा है? 7 न्यूटन। और इसी ब्लॉक पे इधर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है। कितने का? 3 न्यूटन का। तो बताइए ये ब्लॉक कितने से खींचेगा टोटल? 10 न्यूटन से। अरे होगा ऐसा? अच्छा, सेम ब्लॉक है, ठीक ना, लेकिन इधर की तरफ लग रहा है 7 न्यूटन, इधर की तरफ लग रहा है, जल्दी बैठ, इधर की तरफ लग रहा है 3 न्यूटन। अब बताओ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? फोर्सेस ऐड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ठीक ना। लेकिन क्या दोनों की दिशा अपोजिट? तो किधर की तरफ भागेगा? और कितने से भागेगा? 4 से। कितने से भागेगा? अरे 7 खली इधर खींच रहे, 3 खली इधर खींच रहे, तो इधर के 3 खली इधर के 3 खली का कैंसल आउट कर देंगे, फोर्स लगाना। लेकिन इधर 7 थे ना, तो 4 खली के तुमको खींच ले जाएंगे उधर की तरफ। अरे बोल, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो, ध्यान से देखना, इधर की तरफ लग रहा है 7, इधर की तरफ लग रहा है 3। अब बताओ, चलो कहोगे ऊपर क्या, तुम नीचे लगा ले, कहीं भी लगा ले। अब बताओ, ना तो 10 से खींचेगा ना तो 4 से, क्या दोनों के बीच से कुछ खींचेगा? अरे बोल, बीच से खींचेगा ना। अरे ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, अभी सिखाऊंगा तुम लोगों को। तो ध्यान से देख रहे हो, तुम स्केलर में ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? लेकिन इसी को वेक्टर में ऐड कर रहे हैं तो दिशा के बेसिस पे, यहाँ दोनों की दिशा सेम तो ऐड हो जा रहा है, यहाँ दोनों की दिशा सेम तो लिखूंगा अभी भी यहाँ पे वही f, इसको मान ले f1, इसको मान ले, तो f नेट यहाँ पे भी यही लिखूंगा, f1 प्लस f2, यहाँ पे भी वही लिखूंगा, f नेट इज इक्वल टू f1 प्लस f2। लेकिन जब इनकी वैल्यू पुट करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, अभी फॉर्मूला जो डेराइव करेंगे ट्रायंगल लॉ में हम लोग, जब सारी चीजें लगाओगे तो देखोगे यहाँ पे एडिशन का आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे एडिशन का आंसर कुछ और आ रहा है। इसीलिए वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझ में आया कैसे स्केलर से ये अलग हो रहा है? अच्छा बताओ, दो ही वैल्यूज पॉसिबल है कि कई पॉसिबल है? कई पॉसिबल है। मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, ध्यान से देख, अगर मैं एंगल बदलता जाऊं, और मैंने उस दिन समझाया भी था, एंगल बदल रहे थे तो रिजल्ट भी बदल रहा था, याद आ रहा है? ये वो पहले दिन वाला पिक्चर याद है कि नहीं याद है? यहाँ पे मैंने बताया था इसी कॉर्नर में। अब तो ध्यान से देखो, सारा खेल किसका है? डायरेक्शन का। किसका है? क्योंकि एंगल बदल रहा हूं तो बदल क्या रहा है? डायरेक्शन। ऐसे देखिए, यहां पे ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहां पे 90 से कम है, लेकिन डायरेक्शन देख, मान लो तुम लोग कहोगे बदल दिए हैं, अभी बताइए, एंगल देखिए कुछ और है क्या?
90 से कम है, और दिशा भी कुछ और है। अरे पहले एकदम नॉर्थ दिखा रहा था, अभी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का दिखा रहा है। ये वाला फोटो याद है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ध्यान से देखो, एंगल बदल रहे तो क्या बदल जा रहा है, डायरेक्शन, और रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सिंपल सम नहीं चलता, यहाँ पे नए प्रकार की गणित पढ़नी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अब अलजेब्रा जब आपने बचपन में पढ़ना शुरू करा था तो सबसे पहले क्या सीखे थे, एडिशन ही तो सीखा था कि 2 सेव गन 2 संतरा इज इक्वल टू 4 फल। अरे बोलो, तुम लोग को क्या बोलेगा, 4 संतरा बोलूंगा। 2 सेव प्लस 2 सेव इज इक्वल टू 4 सेव, 2 सेव प्लस 10 सेव इज इक्वल टू 12 सेव। ऐसे ऐड करना सीखा होगा ना, कि 2 हाथी दन 2 बैल इज इक्वल टू 4 जानवर, बोल सकते हैं ना। तो एडिशन आप सीखते हैं इसमें। अब इसमें ध्यान से सुनिए, ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफिकल मेथड। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये ट्रायंगल लॉ में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल। ध्यान से पहले स्टेटमेंट सुन ले, मजा आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल लॉ कहता है कि मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक ना। एक मान लो ये वेक्टर ए और मान लो ये कोई वेक्टर बी। अब लॉ सुनिए, लॉ आपका स्कूल वाला मास्टर बार बार पूछेगा, फंसाते हैं लोग स्टेटमेंट में। अभी कुछ दिन बाद तू बस फॉर्मूला रट लेगा, r बराबर √ a² + b² + 2ab cos θ। देख रट भी लिया है, ठीक ना। लॉ कभी कभी पूछते हैं लोग कि नहीं एग्जैक्ट लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि 2 वेक्टर्स, ठीक ना, जिनका सम करना है, ठीक, वो कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि वो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसा करेंगे? ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि पहले का सर दूसरे के पूछवा से जुड़ा हो, पहले का सर दूसरे के पूछवा से जुड़ा हो। इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं 2 वेक्टर्स विल बी इन ऑर्डर, विल बी इन ऑर्डर। ऑर्डर में चलने की, जैसे मान ली चीटी कैसे चलती है, एक ऑर्डर में चलते हैं ना, ऑर्डर में चलते थे कहते एक चीटी का पूछवा, फिर उसके बाद एक का सिर, फिर पूछवा, फिर एक का सिर, फिर एक का पूछवा, एक का सिर। क्या एकदम मैनर में रहते हैं, एक ऑर्डर में? अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 2-3 फोटो बना रहा हूं, बताओ कौन सा ऑर्डर में है? क्या पहला वाला ऑर्डर में है? बोलो, पहला वाला है ना ऑर्डर में। तो ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि जिन 2 वेक्टर्स को अरेंज करना है, पढ़ क्या रहा है ट्रायंगल लॉ में अपन, ग्राफिकल, कहता है कि जिन 2 वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, ठीक ना, उनको कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि वो ऑर्डर में हो। ऑर्डर में हो यानी कि पहले का सर दूसरे के पूछवा से जुड़ा हो, ठीक, और ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो, ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, कर सकते हैं क्या ऐसा? पैरेलल शिफ्टिंग कर दी है मैंने। मान लीजिए अगर मैं इसका अगला फोटो बनाऊं तो ये ऐसे ही रहता ना, ये होता वेक्टर बी, ये होता वेक्टर ए, और इनके बीच का कुछ एंगल रहता थीटा। कितना रहता? थीटा। ऐसा ही रहता ना कुछ। तो मैंने किया क्या, पैरेलल शिफ्टिंग करके ट्रायंगल लॉ के पहले स्टेटमेंट को तो मैनेज किया। पहला स्टेटमेंट क्या उसका, पहला स्टेप कि 2 वेक्टर्स को ऐसा अरेंज करूंगा कि ट्रायंगल्स के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करे और ऑर्डर में हो। किसमें हो? यानी एक का पूछवा दूसरे के सर से, या एक का सर दूसरे के पूछवा से जुड़ा हो। तो जो क्लोजिंग साइड होगी, जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की, ठीक ना, वो आउट ऑफ द ऑर्डर होगी। क्या होगी? आउट ऑफ द ऑर्डर होगी, और यही रिजल्टेंट देगी। क्या देगी? रिजल्टेंट देगी। ऐसे देखिए, आउट ऑफ द ऑर्डर होगी। ये क्या कह रहे हैं सर? ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, क्या ये ऑर्डर में? देखो, पूछ सिर, पूछ सिर। अगर ये ऐसे आ जाता तो क्या फिर से पूछ सिर रहता? तो क्या ऑर्डर मेंटेन हो जाता ना। इधर देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये मतलब अगर सही से फोटो बनाए हैं, इधर तीर बना, तो ध्यान से देखो क्या ऑर्डर मेंटेन है? पूछ सिर, पूछ सिर, पूछ सिर, ये ऑर्डर में है। 3 के तीनों ही किसमें है? ऑर्डर में। ट्रायंगल लॉ कहता है कि ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी, जो क्लोजिंग साइड होगी, वो आउट ऑफ द ऑर्डर होगी, यानी उल्टे ऑर्डर की होगी, और वही किसको रिप्रेजेंट करेगी? ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगी। और आंसर मिलेगा हम लोगों को r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये लॉ है। क्या है ये? लॉ का स्टेटमेंट है, और इसी को ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड। एक बार फिर सुनिए क्या कहता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कहता है कि जिन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, वो कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि ट्रायंगल के 2 साइड्स को, किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो और ऑर्डर में हो। किसमें हो? ऑर्डर में हो। तो जो
ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी, जो क्लोजिंग साइड होगी, वो अपोजिट ऑर्डर की होगी और वही क्या देगी? रिजल्टेंट। क्या देगी? रिजल्टेंट। पक्का? श्योर? तो लिख ले ये सारा, उसके बाद फोटो बना ले, स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। जल्दी करें, समझ में आया है? हे नाथ, हे नारायण। आप सभी को ट्रायंगल लॉ लगा करके रिजल्टेंट वाला फोटो बनाना है। सही है, सही। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, एक बार फिर से सुनिए। ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा था? ट्रायंगल लॉ कह रहा था कि जो गिवन दो वेक्टर है जिनको ऐड करना है, उनको कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि वो ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो और ऑर्डर में हो। किसमें हो? ऑर्डर में हो। तो जो तीसरी क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की, वो अपोजिट ऑर्डर की होगी, उल्टी ऑर्डर की होगी। और वो किसको? आउट ऑफ द ऑर्डर बोल के ज्यादा बेहतर है, क्या बोलो? अपोजिट होगी, अपोजिट ऑर्डर की होगी। और किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? अब देखिए फोटो बनाते हैं। बताओ ये दोनों ऑर्डर में है क्या? नहीं। क्या पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं? तो ध्यान से देखिए, पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा तो क्या यहां पे जाएगा? अरे बोलो तो बताओ, जोड़ दें इन दोनों को। तो तीर का हेड यहां बनाऊं कि यहां बनाऊं? ऊपर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यही क्या दे देगा? अच्छा देख, मेरे से गलती हो गई है, वेक्टर लगाना भूल गया है। आप लोग आदत में डाल लीजिए, बोलना नहीं चाहिए, देखना। चलिए अब इधर देखें, अगले पे आते हैं। इसका बताइए, टेल हेड जुड़ा है क्या? नहीं। यहाँ पे तो हेड हेड जुड़ा है। सर हेड हेड तो जोड़ते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में, आपने बताया था। तो वो एंगल बिटवीन टू, देखो वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताया था। आज एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ रहा हूँ। आज क्या पढ़ रहा हूँ? ट्रायंगल लॉ, एडिशन पढ़ रहे हैं। तो क्या करूं? किसी एक को वैसे ही रखो, दूसरे को शिफ्ट कर दो, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? ये क्या हो जाएगा? क्यू वेक्टर। क्या हो जाएगा? इसको नीचे लिख दूं क्या? ये पी वेक्टर और वो क्यू वेक्टर। तो बताओ ऐसे जोड़ेंगे? दो ट्रायंगल्स को ऐसा जोड़ो कि वो ट्रायंगल के दो वेक्टर्स को ऐसा जोड़ो कि ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो और ऑर्डर में हो। किसमें हो? ऑर्डर में। तो जो तीसरी क्लोजिंग साइड होगी वो उल्टे ऑर्डर की होगी और वही क्या देगी? रिजल्टेंट। क्या दे देगा? अभी पिक्टोरियल सीख रहे हैं, ये तो फर्जी काम है। मजा तो है फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिक वैल्यू निकालने में, अभी तो मजा ही नहीं आ रहा होगा इसको करने में। इसमें बताइए सर, टेल टू टेल जुड़ा है, जोड़ देते हैं। सही है? नहीं, गड़बड़ है मामला। एक को वैसे ही रखो, दूसरे को शिफ्ट करो। अगर मैं इसको यहां रखूं तो क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या? कुछ ऐसा बनेगा क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो बताइए एरो हेड इधर की उधर? हाँ, तो हेड से हेड जुड़ा कहाँ है? नहीं। अच्छा ये हेड और हेड जुड़ गया तो गलती हो गया, ये कह रहा है भाग गधा। लॉ भी तो भूल गया ना। तो लॉ क्या कह रहा था? लॉ कह रहा था जो तीसरी क्लोजिंग साइड होगी वो उल्टे ऑर्डर की होगी। तो देखो उल्टा, पूछवा सिर, पूछवा सिर, सिर पूछवा, यही होना चाहिए ना। समझा? पक्का ना? चलिए बताओ, एरो हेड इधर ही रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है भाई इसमें। इसमें क्या करें? क्या कर दूं? नीचे मिटा दे, इसको नीचे बना दे, या ए को ही शिफ्ट कर सकते थे। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? तो देखो ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए 90 डिग्री पे है, मतलब थोड़ा और पीछे एक्सटेंड कर दो, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। देखो पूछवा सिर, पूछवा सिर, सिर पूछवा, ये हो जाएगा आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा इसके बारे में क्या कहना है? पी को क्या ऐसे ही छोड़ दूं और क्यू को थोड़ा सा पहले इधर शिफ्ट करके नीचे लेते आइए। बताइए इधर ही की तरफ लगेगा ये क्यू वेक्टर, तो ये क्या होगा? आर वेक्टर। इसके बारे में क्या कहना है आपके? इसको क्या करूं? कैसे जोड़ना है? सिर और पूंछ जोड़ने है ना। जुड़ रहा है क्या? जोड़ तो रहा है। देखो इसी को लाके यहीं जोड़ देना, ऐसे जोड़ दे। ए वेक्टर को तो ऐसे ही छोड़ दिया, बी वेक्टर को हल्का सा और आगे शिफ्ट कर दिया। क्या पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं? ये देखो वेक्टर बी, वेक्टर ए क्या ऑर्डर में है? तो ये वाली लाइन इधर की इधर, नीचे की ऊपर, नीचे, ये क्या दे देगा? आर वेक्टर। अच्छा इस पे बताइए, ये तो आसान है रे। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ठीक ना?
या फिर आप इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा नीचे। तो फाइनल फोटो क्या ऐसा बन सकता है क्या, पैरेलल शिफ्टिंग के बाद ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये क्या देगा इधर की इधर, बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, इसमें बताइए सर सिर से सिर जुड़ तो रहा है, ऊपर कर देंगे, वेरी गुड। अगला फोटो इसका कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वाली लाइन क्या होगी आर वेक्टर। तीर की दिशा बताइए, ऊपर नीचे ऊपर, तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस, क्या समझ में आया ट्रायंगल लॉ, हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए, पक्का। चलें अब हेडिंग जमाइए, मैथमेटिकल और एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ या ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ, मैथमेटिकल और एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर इन ट्रायंगल लॉ, कुछ भी लिख लीजिए आपको जो चाहिए, बस वही डाल के छोड़ दे। मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल, ग्राफिकल मेथड पहला हो गया, अब आते हैं दूसरे वाले मेथड पे, मजेदार है ये भी, ध्यान से सुनते रहिएगा। मैथमेटिकल और एनालिटिकल, मैथमेटिकल और एनालिटिकल लिख लिया, अब समझिएगा ध्यान से देखिए। मैथमेटिकल नाम क्यों आया, अभी तक तो हमने बस फोटो बनाया ना, जो पिक्टोरियल था वो आपको एक आंसर दे रहा था क्या, नहीं, वो आपको क्या दे रहा था, एक छोटा मोटा ज्ञान दे रहा था, हाँ फोटो ऐसा अरेंज होगा। वो ग्राफिकल मेथड आपको बस दिशा बताने में मदद कर पा रहा है, देख पा रहे हो कि फाइनल दिशा किधर की तरफ होगी, दोनों को अगर ऐड करूं तो फाइनल दिशा किधर की तरफ जाएगी, दिखाई पड़ रहा है, अब समझना ध्यान से देखो। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि जो ग्राफिकल मेथड है वो दिशा के लिए, किसके लिए, तो मैथमेटिकल किसके लिए होगा, मैग्नीट्यूड के लिए, किसके लिए होगा, अब देखिए कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ध्यान से देखो जब तक ग्राफिकल किए हो कहीं मैग्नीट्यूड की चर्चा करें क्या हम लोग, छोटा भी बनाए बड़ा बनाए कैसा भी बना दे रहे हैं, अपना काम चल जा रहा है, बस मिल क्या रहा है फाइनल, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल दिशा क्या होगी। अब मैथमेटिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कि अब क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, तो ध्यान से देखिए मैथमेटिकल मेथड, थोड़ा सा डेरिवेशन है, ध्यान से देख लेना, 11वीं में जरूरी भी होता है ये सीखना। इधर देखिए, माना मैंने कि दो ट्रायंगल, दो वेक्टर्स गिवन थे, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल था थीटा, कितना था थीटा, ठीक। अब एक बात बताइए, मुझे क्या निकालना है, मॉड ऑफ आर, आर निकालना तो सीख लिया ना अपन ने, अब क्या निकालना है हम लोग को, मॉड ऑफ, ये पता चल गया, ये चाहिए, और इसमें जो तीर वीर बना रहे थे ऐसे ऐसे रैंडम आर वेक्टर, तो दिशा के बारे में भी ज्ञान हो चुका है। अब देखिए मॉड ऑफ आर कैसे निकलता है, तो मान लो दो वेक्टर्स ऐसे थे, मैं क्या इसको पैरेलली शिफ्ट करके ऐसा बना सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, ए वेक्टर को तो ऐसे ही छोड़ दिया, बी वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट करके कुछ ऐसा बना दिया, कर सकते हैं क्या, पक्का। अच्छा, ए वेक्टर के रिगार्डिंग जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या मैं उसको ऐसे लिखता हूं, सभी को याद है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को कैसे लिखूंगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे ही लिखूंगा ना। चलिए माना मैंने कि चलिए अब मैग्नीट्यूड ही की बात करनी है तो मॉड के टर्म्स में रख दिया मैंने, ट्रायंगल लॉ लगा भी रहा हूं कि दोनों वेक्टर्स को कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि पहले का सर दूसरे के पूंछवा से जुड़ा हो, क्या है जुड़ा हुआ, चिपका हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा था तो यहाँ पे भी कितना बनाता होगा, थीटा ही बनाता होगा, अरे बोलो कुछ नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा पैरेलल शिफ्टिंग वाले में नहीं आया था क्या, बस बताया तो मैंने पैरेलल ऐसा पढ़ाया कहीं, देख मान ले ऐसे है, पैरेलल शिफ्टिंग करें, डायरेक्शन और मैग्नेट, इसकी लंबाई बदल रही है, काले वाले की दिशा बदल रही है क्या, हाँ, लेकिन अगर मैंने इसको शिफ्ट करा और ऐसे कर दिया तो डायरेक्शन बदल गई क्या, काला वाला जो हेड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, लेकिन देख इसमें दिशा बदली, चलो ऐसे देखो, दिशा बदली, लंबाई बदला, लंबाई ही मैग्नीट्यूड होता है, अच्छा यहीं पे था ना, और पहले दिशा बदली, लंबाई बदला, दिशा बदली, लंबाई बदला, नहीं ना, यहाँ पे लेकिन ऐसे कर दिए, देख यहाँ पे, हाँ देखो अभी भी उधर ही है, अभी भी किधर है, उधर ही। अरे मैं फोटो बना रहा हूं तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है,
जैसे अगर मैं इसको देखूं तो देखो दोनों पैरेलल लाइन नहीं लग रही हैं। अरे बोलो, चलो तो बताओ, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है तो वहां पे भी कितना बनाता होगा? थीटा ही बनाता होगा। अरे बोलो, निकालने का यही तरीका था ना, टोटल 180 है थीटा। तो यहाँ पे तो पूछवा से पूछवा जुड़ा हुआ है, जब पूछवा से पूछवा या सर से सर जुड़ा हो तो जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। तो ये तो थीटा हो गया। चलिए अब ध्यान से पहले ट्रायंगल लगा लेते हैं। जब ये हो जाए तो जो क्लोजिंग साइड होती है वो अपोजिट ऑर्डर की होगी और किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्ट। तो मैंने माना कि इसकी लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर वेक्टर। कितना है? आर वेक्टर। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक ना? ध्यान से देखो, मैं नाम दिया पी क्यू आर और एस। क्या नाम दिया? पी क्यू आर एस। एक मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया। अब पहले का मैंने वैसे बता रखा है, बताओ ये थीटा, ये डंडी तो गिरते हुए खांसते खांसते क्या देगी? बी कॉस थीटा। बी कॉस, जिधर की तरफ थीटा उधर की तरफ डंडी गिरती है और खांसते हुए क्या देती है? एल रहता तो एल कॉस थीटा, टी रहता तो एफ रहता तो बी है तो इतनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी कॉस थीटा। तो ये कितना? बी साइन थीटा। भूल गया ना ये सारा? चलिए कोई बात नहीं, अगर भूल गया तो निकाल लेते हैं। क्या ये नहीं पता हम लोगों को? नहीं पता ना, लेकिन ये तो पता है। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को यहां पे बनाता हूं जरा, ध्यान से देखना। ये क्या मॉड ऑफ बी है? ये नहीं पता, ये पता है। बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस आता है? कॉस tan में आता है, गधा कहीं का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिखूंगा? सॉरी, इसको कुछ भी चल मान ले, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय बीटा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू बी कॉस। कारण भी तो जान लीजिए, रटने वाला काम ठीक है, वो समझ में आता है कि जिधर की तरफ डंडी गिरेगी खांसते हुए क्या देगी? जिधर की तरफ थीटा उधर की तरफ डंडी गिरते हुए खांसते हुए क्या देगी? बी कॉस थीटा। अब एक बार बताओ, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है, ये भी तो नहीं पता था, तो हमने तो ट्रिक से लिख दिया ना, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक ना? तो ऐसे निकाल लो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है? बताइए, साइन थीटा। तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क क्या परपेंडिकुलर का है? ये क्वेश्चन मार्क क्या बेस का था? अरे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस ही तो नहीं पता, तो या तो ऐसे रट ले या तो ऐसे रट ले, ठीक ना? और दूसरा तरीका बताइए सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो लिखो पूरा डेरिवेशन इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? क्यू आर एस। इन ट्रायंगल क्यू आर एस। बताइए, वी में राइट, वी में राइट, बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने वाली डंडी परपेंडिकुलर होती है और जहां से थीटा निकलता है वो बेस होता है। क्या होता है? बेस। तो बताइए कितना? सर यही तो नहीं पता था, मैं इतना लिख सकता हूं क्या? ओ आर डिवाइडेड बाई ओ एस। क्यू है ना, सॉरी, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस। क्यू आर की वैल्यू हुई तो पता करनी है, क्यू एस की वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ बी, और ये साइन थीटा, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। सिमिलरली कितना लिख सकता हूं? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एस आर डिवाइडेड बाई एस क्यू, या इधर उधर लिख दे, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो रहने ही दे, ठीक ना? चलिए तो कितना लिख सकते हैं? एस आर इज इक्वल टू, एस आर निकालना है ना, एस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा, एस क्यू की वैल्यू लिखूं या क्यू एस? इसकी वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी? एस आर बटे मॉड ऑफ बी। तो एस आर बराबर कितना? बी कॉस थीटा, ठीक ना? इसको माने इक्वेशन नंबर 1, इसको माने इक्वेशन नंबर 2। या तो ऐसे रट, या ट्रिक अगर याद है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद है, अभी कुछ दिन बाद और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ऐसे याद हो गया तब तो ज्यादा अच्छा है कि जिधर की तरफ थीटा उधर की तरफ डंडी गिरती है, गिरते हुए खांसते हुए क्या देती है? कॉस थीटा। क्या देती है? एल रहता तो एल कॉस थीटा, टी रहता तो टी कॉस थीटा। लेकिन याद रखना, रिजॉल्व वही होते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हो। क्या हो? ये भी बताए थे क्या? इस बात को चर्चा हुई थी, वेक्टर्स ही रिजॉल्व होंगे। कौन रिजॉल्व होगा? वेक्टर्स ही रिजॉल्व होंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया क्या? अब अगर मुझे इस बड़े वाले ट्रायंगल की, किसकी? बड़े वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाए तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा क्या? देखो देखो, मेरे को इसकी लंबाई यानी ये डिस्टेंस, ये जो दूरियां हैं
पी और क्यू के, अगर ये दूरियों के बारे में ज्ञान मिल जाए तो क्या वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या? लंबाई ऑफ द एरो टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड, लंबाई ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आइए ना, मजा आ जाएगा। अब बड़का ट्रायंगल क्या है भाई? पी क्यू आर, पी क्यू आर। अच्छा एक बात बताओ, ये बी कॉस थीटा, तो ये टोटल कितना? ए प्लस बी कॉस थीटा। मैंने बोला था मन करे तो मॉड लगाओ, मन करे तो वेक्टर लगाओ, और जल्दी जल्दी के काम में ऐसे सिंपल लिख दे, अंडरस्टूड है। सिंपल सिंपल ए भी लिखा है तो मैग्नीट्यूड है, तीर लग गया तो वेक्टर फॉर्म है। ये रटाया है ना मैंने, ये तो बताया है, मिटा दे, ठीक ना। अब इधर देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर में आइए, मुझे क्या चाहिए? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अप्लाइंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस स्पेलिंग देख लीजिएगा, पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है? मॉड ऑफ, अच्छा वैसे ही कर दे पी क्यू वाई, तो ऐसे देख लो, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। किसका? या ऐसे करो, इसको क्यू आर कर दो तुम लोग, क्योंकि ऊपर हमने क्यू आर के रूप में निकाला है ना। क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, या आर पी कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, आर पी का स्क्वायर। अब जरा वैल्यू पुट करिए, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ, लिख सकते हैं क्या इतना? चलिए, क्यू आर की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा का, मन करे मॉड लगाओ, प्लस आरपी का स्क्वायर। आरपी की वैल्यू या पीआर की वैल्यू, क्योंकि मैं मॉड लिख रहा हूं ना, इसलिए मैं इधर उधर लिख रहा हूं। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखता तो याद करिए, उस दिन मैंने एक फोटो बनाया था, पूछवा इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये फाइनल पॉइंट को। तो अगर ये बी है, ये ए है, तो इस वेक्टर का क्या नाम होगा? बी ए वेक्टर। और अगर यहाँ पे पूछवा, यहाँ पे सिर है, ये ए है, ये बी है, तो इसका क्या नाम होगा? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इनिशियल से फाइनल, या पूछवा से सिर की तरफ, पूछवा से सिर की तरफ जाता है, ठीक ना। अब इधर आइए, ये वापस, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका क्या कर दूं? होल स्क्वायर। क्या कर दूं? होल स्क्वायर। मैं यहीं पे चलो लिखता हूं, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है क्या? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, या ये देखो, ये हो गया x और ये हो गया y, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू कुछ नहीं पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b में क्या ये भी cos भी लगा हुआ है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, जिनके नीचे मैं ये नहर चला रहा हूं, ये ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉमन ले लें क्या दोनों में से? अरे बोलो, जैसे ही कॉमन लूंगा, अब इस वाले बोर्ड पे ध्यान दे जरा, जैसे ही कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जिनके नीचे नहर नहीं चली उसको ऐसे ही रख दीजिए ना, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये कितना देता है? 1। तो लिख लीजिए जरा, तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। अब मैं अरेंज करके लिख लूं तो बताइए, मॉड ऑफ आर कितना आएगा? रूट इधर चला जाएगा, क्या स्क्वायर हटाऊं तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। मन करे तो मॉड लगा लो, अपना आंसर आ गया। दिखाई पड़ा क्या? आसान है, कुछ गणित नहीं है, बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये बस तोड़ने मोड़ने आना चाहिए और रट लेना सीधे, जिधर की तरफ थीटा उधर की तरफ डंडी गिरेगी, गिरते हुए खांसते खांसते क्या देगी? कॉस थीटा। अगर लंबाई L है तो L cos थीटा, T है तो T cos थीटा, F है तो F cos थीटा, Z है तो Z cos थीटा, A है तो A cos थीटा। लेकिन कंडीशन T L Z A फलाना ढिकाना सब के सब क्या होने चाहिए? वेक्टर। क्या होने चाहिए? छाप ले। यार रुक जाओ, रुको रुको, 2-3 और बातें क्लियर कर ले। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल between
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब सुनना, बहुत मजेदार चीज सिखाने जा रहा हूं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, ध्यान से समझ, लिखना छोड़ दे, समझ ले पहले। एक होता है यहां पे एंगल अल्फा, क्या होता है? अब मान लो बार बार कितना फोटो बनाओगे डायरेक्शन पता करने के लिए, और कुछ सही पूछो तो बहुत सटीक डायरेक्शन भी नहीं दे रहा है, आप छोटा बड़ा बना दीजिए, इधर उधर हो सकता है क्या? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ये क्या दे देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर वेक्टर से। ये ठीक ना? चलो कोई बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक ना? अब इधर देखिए, बोर्ड पे देखिएगा। अब एक बार बताओ, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, अगर आपको यहीं से दिशा भी बतानी हो, क्या बतानी हो? मैथमेटिकल मेथड से ही, ठीक ना? मान लो मैंने दो क्वेश्चन दे दिया कि एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन भी बताइए और मैग्नीट्यूड भी बताइए रिजल्टेंट का, तो क्या दिक्कत में पड़ जाओगे? बोलो। मैंने बस ऐसा बता दिया कि रिजल्ट ये दोनों, ये और इन दोनों के बीच का थीटा मैंने दे दिया, मान लो 37 डिग्री, कितना दे दिया? या 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी दे दिया, तो अब इंच पटरी लेके तो बैठोगे नहीं कि भैया एकदम वो चांदा वांदा लेके तो बैठोगे, 60 डिग्री का बना दें तो दिशा एकदम पता चल जाएगी। अब दिशा पता भी चल जाए अगर वो ग्राफिकल मेथड से, तो एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे क्या? कितने डिग्री पे है, किधर है, नहीं बता पाएगा ना। दिशा का लेना देना किससे है? थीटा से है ना अभी फिलहाल। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक नई चीज निकालते हैं फॉर डायरेक्शन। किसके लिए? डायरेक्शन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फॉर डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का डायरेक्शन भी निकलता है, और कैसे निकलता है? tan अल्फा से। किससे निकलता है? tan अल्फा से। और tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। कैसे सर, कैसे लिख दिए? बड़का ट्रायंगल tan अल्फा, एंगल के सामने वाली डंडी परपेंडिकुलर, जहां से एंगल पैदा हुआ वो बेस, tan अल्फा। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए परपेंडिकुलर कितना है? b sin थीटा, बेस कितना है? a प्लस b cos थीटा। सर लेकिन दिशा कैसे बता दे रहा है? ये दिशा नहीं समझ में आ रहा है। बता देगा, एकदम बता देगा, ध्यान से देखिए। एंगल दिशा बताने में आपकी मदद कैसे करेगा, ध्यान से देखना। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अल्फा कहां से नापे हो और अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अल्फा कौन सा एंगल है सर? अल्फा एंगल है, देखो देखो किसके बीच बन रहा है? ए वेक्टर और आर वेक्टर। बी वेक्टर कहां भाई? ए वेक्टर और, ये सारा काम तो बाद का है ना। अगर मैं इस फोटो को अल्टीमेटली लिखूं, बनाऊं, तो ध्यान से देख, कुछ ऐसा नहीं बन रहा। ये बी, ये आर, और ये ए, और ये अल्फा। अल्फा किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर और हमको चाहिए था क्या? डायरेक्शन। लेकिन ध्यान से समझना, जैसे मान लो कभी कभी ऐसे नहीं बोलते हो, तुमसे कोई पूछे गोरखपुर कितना दूर है, तो बोलोगे 53 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक। और पुराने लोगों से अगर पूछो तो वो लोग बोलते थे 1.5 घंटा की दूरी पे है। या अभी भी कई लोग बोलते हैं गोरखपुर कितना, 1.5 घंटा की दूरी पे, 1.5 घंटा। यार ऐसे नहीं बोलते लोग, 15 मिनट की दूरी पे है यहाँ से मेरा घर, ऐसा भी तो लोग बताते हैं। दिशा उशा नहीं बताते, वो बात अलग है, वो भी एक तरीका है ना बताने का। वैसे ही एंगल भी एक तरीका है क्या बताने का? दिशा। कैसे सर, नहीं समझ में आ रहा? मान लीजिए, ध्यान से देखिए, मान लो तुम एक जगह खड़े हो, तुमको चलाना है बंदूक। क्या चलाना है? बंदूक, ठीक ना। तुमको ये पता है कि इधर मटेलू का घर है और इधर घटेलू का घर है, ठीक ना। और मटेलू और घटेलू के घर के बीच में कहीं तुम्हारा एनिमी खड़ा है, ठीक। एक तुम्हारा दोस्त ऊपर से देख रहा है, ठीक ना, ड्रोन की मदद से, ठीक। तो वो तुमको बोला कि घटेलू के घर से 30 डिग्री पे, किससे? घटेलू के घर से 30 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी, जैसे मान ले घड़ी कैसे चलती है वहां पर रखते तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? देख, मटेलू का घर, घटेलू का घर, और ऊपर से किसी ने देख के तुमसे बोला, अब तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक ना, उधर पेड़ पौधा लगा हुआ है, झाड़ी बाड़ी है, तुमको पता नहीं कि उधर तुम्हारा दुश्मन कहाँ है। तो तुम्हारा ऊपर से दोस्त देख करके क्या बोला? घटेलू के घर से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे तुम्हारा दुश्मन खड़ा है। तो क्या तुम पहले घटेलू के घर की तरफ बंदूक करेगा और फिर घटेलू के घर से 30 डिग्री घुमा देगा? अरे बोलो,
और क्या दुश्मन को ठोक देगा? किसकी मदद से? एंगल की मदद से। तेरे को डायरेक्शन चाहिए थी, और डायरेक्शन किसकी मदद से पता चल पा रहा है? एंगल की मदद से। वो मूवीज वगैरह देखेंगे ना, आर्मी वाला तो बोलते हैं लोग 3 o'clock पे, 7 o'clock पे, 12 o'clock पे आपका एनिमी है। अभी घर पे जाना, ये कोई क्लिप वगैरह देखना समझ जाओगे। ये बात समझ में आई, एंगल कैसे दिशा बताने में मदद कर रहा है। मान लो उसने बोल दिया कि मटेलू के घर से 45 डिग्री पे, मटेलू के घर से क्लॉकवाइज, कैसा? क्लॉकवाइज। तो क्या आराम से पहले मटेलू के घर की तरफ देखेगा, उसके बाद 45 डिग्री घुमा लेगा क्या? अरे बता सकते हो क्या? अब धीरे धीरे इसको सेंस कर पा रहे हो ना कैसे रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो तो सर यहां लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तुमको ए की दिशा पता है क्या? ए है इधर की तरफ। अल्फा अगर पता चल जाए, क्या पता चल जाए? अल्फा। मान लो मैंने बोला ये ईस्ट में, किधर की तरफ है? ईस्ट में। और अल्फा की वैल्यू मान लीजिए आपकी आ गई 37 डिग्री। कितना आ गया? 37 डिग्री। तो तुम क्या ऐसे बताओगे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अल्फा से, सॉरी ए से 37 डिग्री पे, कितने पे है? तो मतलब पहले ए की दिशा में गए ईस्ट में, और ईस्ट से 37 डिग्री, ईस्ट से। क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ समझ में आया? अल्फा कैसे, एंगल कैसे डायरेक्शन बताने में मदद करेगा, ये किसके बारे में ज्ञान देगा? इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन भाई? डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। किसका? आर वेक्टर। एक और होता है tan बीटा। क्या होता है? tan बीटा। ये क्या होता है? tan बीटा क्या होता है? मान लीजिए आप ए से एंगल बता रहे हैं, बी से भी तो बन सकता था यही फोटो। मान ले मैंने पैरेलल शिफ्टिंग किसकी कराई? बी की। किसकी कराई? मान लो कोई बच्चा है एग्जाम में ए की पैरेलल शिफ्टिंग करा दे, बी को ऐसे ही छोड़ दिया, किसको शिफ्ट करा दिया? ए को। किसको शिफ्ट करा दिया? ऐसे भी तो कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग करके थोड़े दिया है बी वाला कि हर बार हमको शिफ्ट किया जाए। ए को भी तो शिफ्ट कर सकता हूं, बी को ऐसे ही छोड़ दिया, ए को शिफ्ट कर दिया। बताइए क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा? देखो सिर पूंछ, सॉरी पूछवा सिर, पूछवा सिर, सिर पूछवा। अब यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? अल्फा नहीं, सॉरी बीटा। क्या होगा? बीटा। और इसका क्या होगा आंसर? तो रट ले सीधा सीधा। कौन जाए डेरिवेशन करने? जहां जाए है वहां वहां भी कर दो, जहां जहां भी है वहां वहां ए कर दो। ध्यान दो कितना होगा? ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक ना? याद रहेगा ये? उतना जरूरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। बताइए ये याद रहेगा क्या? सभी को याद रहेगा? लिख लें, छापिए, जल्दी छापिए। अनाउंसमेंट करा दूं कि रहने दूं? माने कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। चलो लेट लो, लेट लो, लेट लो। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। Let A and B are two vectors. A and B are two vectors having angle theta between them. Having angle theta between them. Having angle theta. T-H-E-T-A. अरे थीटा भगवान, theta between them, which are to be added vectorially. Which are to be added vectorially. Which are to be, अरे दीदी TO, which are to be added vectorially using triangle law as shown in figure. अब उसके बाद कर्वर लेना सारा vectorially, मतलब वेक्टर के मेथड से, as shown in using triangle law as shown in figure, as shown in figure.